सोचिए, रात के 2 बजे हैं, पूरा घर सो रहा है, लेकिन एक माँ की आंखों में नींद नहीं है। उसका बेबी लगातार रो रहा है, दूध नहीं पी रहा, गोद में भी शांत नहीं हो रहा, हर चीज मुंह में डालकर बाइट कर रहा है। गम्स थोड़े स्वॉलन लग रहे हैं और माँ के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है, क्या ये नॉर्मल है या मेरे बेबी को कोई प्रॉब्लम है। घर वाले कहते हैं, अरे दांत निकल रहे हैं, सब बेबीज के साथ होता है। लेकिन क्या हर बार बात इतनी सिंपल होती है, या कभी कभी इसी अजम्पशन की वजह से पेरेंट्स कोई इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन मिस कर देते हैं। ध्यान से समझिए, क्योंकि आज की वीडियो के बाद आप टीथिंग को सिर्फ एक नॉर्मल फेज नहीं बल्कि सही अवेयरनेस के साथ समझ पाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका, डेंटल सर्जन और ओरल हेल्थ एजुकेटर, और आज हम बात करेंगे टीथिंग के बारे में। एक ऐसा फेज जो हर बेबी की लाइफ में आता है, लेकिन जिसके बारे में आज भी बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस मौजूद हैं। कुछ मंथ्स पहले मेरे क्लिनिक में एक 8 मंथ्स ओल्ड बेबी आया। वह लगातार रो रहा था, फीडिंग कम हो गई थी और फैमिली को लग रहा था कि सब कुछ टीथिंग की वजह से हो रहा है। उन्होंने सोचा कुछ दिन और वेट करते हैं, लेकिन जब सिम्टम्स और बढ़े तो चेकअप में पता चला कि बेबी को थ्रोट इन्फेक्शन भी था। पेरेंट शॉक में था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हर सिम्टम का रीजन सिर्फ टीथिंग है, और बिलीव कीजिए ये मिस्टेक बहुत कॉमन है। इसीलिए हर पेरेंट को टीथिंग और एक्चुअल इलनेस के वार्निंग साइंस के बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं टीथिंग होती क्या है। जब बेबी के पहले दांत गम्स के अंदर डेवलप होते हैं और धीरे धीरे गम्स को पुश करके बाहर आना शुरू करते हैं, तब गम्स में प्रेशर, इचिंग और स्वेलिंग फील हो सकती है। ये प्रोसेस आमतौर पर 6 to 12 मंथ्स एज से शुरू होता है, लेकिन हर बेबी अलग होता है। कुछ बेबीज में सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते हैं, जबकि कुछ बेबीज इस फेज में काफी अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। बेबी अपनी तकलीफ वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इसलिए वो बिहेवियर के थ्रू सिग्नल देता है। हर चीज मुंह में डालना, ज्यादा ड्रूलिंग करना, गम्स को रब करना, इरिटेट होना, फीडिंग कम कर देना और रात में बार बार जागना टीथिंग के कॉमन साइंस हैं। कई पेरेंट्स पूछते हैं कि टीथिंग के दौरान बेबी खाना या दूध क्यों कम कर देता है। इसका रीजन ये है कि जब गम सेंसिटिव होते हैं तो सकिंग और चूइंग से डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है। इसी वजह से फीडिंग टेम्परेरीली कम हो सकती है और स्लीप भी डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन यहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। टीथिंग डिस्कम्फर्ट दे सकती है, लेकिन टीथिंग यूजुअली हाई फीवर कॉज नहीं करती। अगर बेबी को हाई फीवर, सीवियर डायरिया, रिपीटेड वॉमिटिंग, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, डिहाइड्रेशन, अनयूजुअल वीकनेस, कन्वल्शंस या बहुत ज्यादा स्लीपीनेस हो, तो उसे सिर्फ टीथिंग समझकर इग्नोर मत करिए। कई लोग इस साइन को इग्नोर कर देते हैं और इसी डिले की वजह से एक्चुअल इन्फेक्शन या इलनेस का ट्रीटमेंट लेट हो जाता है। अब मैं आपसे सिर्फ एक डेंटिस्ट के रूप में नहीं, बल्कि एक मदर के रूप में भी बात करना चाहती हूँ। जब मेरे बेबी के टीथ निकल रहे थे, मैंने भी स्लीपलेस नाइट्स, फीडिंग स्ट्रगल्स और कांस्टेंट क्राइम देखी थी। मैंने पर्सनली कोई होम्योपैथिक मेडिसिन यूज नहीं की थी। मेरे एक्सपीरियंस में क्लीन टीथिंग एड्स, हाइड्रेशन, जेंटल गम मसाज और प्रॉपर हाइजीन सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज थी सिम्टम्स को क्लोजली ऑब्जर्व करना और अननेसेसरी मेडिसिन से बचना। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिथ्स की। पहला मिथ, हाई फीवर टीथिंग की वजह से नॉर्मल है। नहीं। दूसरा मिथ, लूज मोशंस डायरेक्टली दांत निकलने की वजह से होते हैं। नहीं। टीथिंग के टाइम बेबीज हर चीज मुंह में डालते हैं और डर्टी ऑब्जेक्ट्स इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ा सकते हैं। तीसरा मिथ, बेबी बहुत रो रहा है तो इग्नोर करो, सब नॉर्मल है। नहीं। एक्सेसिव क्राइंग कभी कभी किसी और प्रॉब्लम का सिग्नल भी हो सकती है। और एक कॉमन मिस्टेक जो बहुत हाउसहोल्ड्स में देखी जाती है, वो है बेबी के गम्स पर हनी लगाना। हनी नेचुरल जरूर है, लेकिन 1 साल से छोटे बेबीज के लिए सेफ नहीं माना जाता। इसी तरह क्लोव ऑयल, अल्कोहल बेस्ड रेमेडीज और रैंडम देसी मिक्सचर्स भी अवॉइड करने चाहिए। बेबी के गम्स बहुत डेलिकेट होते हैं, तो रिलीफ के लिए क्या करें? सबसे पहले अपने हाथ अच्छे से वॉश करके क्लीन फिंगर से गम्स को जेंटल मसाज करिए। BPA फ्री चिल्ड टीथिंग रिंग यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे हार्ड फ्रीज मत करिए। एक क्लीन चिल्ड क्लॉथ भी सूदिंग फील करा सकता है। टॉयज और फीडिंग आइटम्स को क्लीन रखिए। बेबी के हैंड्स रेगुलरली वॉश करिए और हाइड्रेशन मेंटेन रखिए। डॉक्टर की एडवाइस के बिना टीथिंग जेल्स या मेडिसिन यूज करना अवॉइड करिए।
अगर सिम्टम्स कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से कंसल्ट करिए। अक्सर डायग्नोसिस क्लिनिकल एग्जामिनेशन से हो जाता है। डॉक्टर बेबी के गम्स, माउथ और ओवरऑल हेल्थ को इवैल्यूएट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि सिम्टम्स किसी इन्फेक्शन या दूसरी मेडिकल कंडीशन की वजह से तो नहीं है। अच्छी बात यह है कि टीथिंग कोई डिजीज नहीं है और ज़्यादातर केसेस में किसी मेजर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अक्सर सिर्फ प्रॉपर गाइडेंस, होम केयर और कभी कभी डॉक्टर रेकमेंडेड पेन रिलीफ की ज़रूरत होती है। कंसल्टेशन कॉस्ट जनरली कुछ 100 रुपीज़ से शुरू हो सकती है और अर्ली डायग्नोसिस, अननेसेसरी टेस्ट्स, कॉम्प्लिकेशंस और फ्यूचर एक्सपेंसेस को कम कर सकता है। एक और बात जो पेरेंट्स मिस कर देते हैं, जैसे ही पहला टूथ नजर आए, सॉफ्ट बेबी टूथब्रश या क्लीन कॉटन क्लॉथ से टूथ और गम्स को जेंटली क्लीन करना फ्यूचर कैविटीज और डेंटल प्रॉब्लम्स के रिस्क को कम कर सकता है। यही अवेयरनेस फ्यूचर प्रॉब्लम्स को रोक सकती है। याद रखिए, टीथिंग एक नेचुरल जर्नी है, कोई बीमारी नहीं। लेकिन हर सिम्टम को टीथिंग समझ लेना भी सही नहीं है। आपकी थोड़ी सी अवेयरनेस, पेशेंस, हाइजीन और टाइमली मेडिकल एडवाइस आपके बेबी को अननेसेसरी पेन और कॉम्प्लिकेशन से बचा सकती है। हर नया दांत सिर्फ एक स्माइल नहीं, बल्कि आपके बेबी के हेल्दी ग्रोथ का एक नया माइलस्टोन है। अगर आज की वीडियो ने आपकी कोई कंफ्यूजन दूर की हो तो इसे हर पेरेंट के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हाइजीन मैटर्स विद डॉक्टर प्रियंका को। और याद रखिए, अवेयरनेस ही प्रिवेंशन है और प्रिवेंशन ही सबसे अच्छी केयर है।